Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 7th of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 7 मई 2023 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है बांधवगढ़ नेशनल पार्क को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो जैसे क्रॉप्स के ऊपर यानी फसलों के लिए एमएसपी दिया जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वैसे ही शुगर केन के लिए ना एफआरपी दिया जाता है, दैट इज़ फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो बताना यह है कि शुगर केन के लिए जो एफआरपी है इसको अप्रूव कौन करता है। ऑप्शन ए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑप्शन बी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, या फिर ऑप्शन नंबर डी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेलिवेंट आर्टिकल होने वाला है। रिसेंटली आपने बहुत सारे इस प्रकार के जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो ये देखे होंगे कि लद्दाख में जो नदन लाइट्स हैं वो देखने को मिली हैं इस प्रकार का, यानी कि जो स्काई है वो पूरा ग्रीन हो चुका था। ऐसे इमेजेस आपने सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए देखे होंगे, प्लस अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स में भी देखे होंगे। तो भारत के लद्दाख में खासकर आसमान में पहली बार ये नदन लाइट्स देखने को मिली है और ये पहली बार हुआ है, इस वजह से और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझेंगे इसको नदन लाइट्स क्यों बोला जा रहा है। देखो नदन लाइट्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये ज़्यादातर जो नॉर्थ रीजन में कंट्रीज़ है ना वहाँ पर ही दिखाई पड़ता है। जो हमारा वर्ल्ड मैप जब आप देखोगे तो नॉर्थ वाले रीजन में जब जाओगे तो वहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, अलास्का, फिनलैंड, आइसलैंड, ये जितनी भी कंट्रीज़ है ना यहाँ पर ये नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलती हैं, वहाँ पे रेगुलर देखने को मिलती हैं। लेकिन पहली बार इंडिया के ये लद्दाख में देखने को मिला, इसके पीछे का कारण क्या है वो भी आपको समझाऊँगा। दोस्तों एक इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स, इन्होंने यहाँ पर ये जो लाइट है इसको लद्दाख में कैप्चर किया है और इसको नाम दिया गया है ऑरोरा। वैसे इसको ऑरोरा ही बोला जाता है क्योंकि नदन एरिया में भी ये ऑरोरा नज़र आता है, तो इस चक्कर में हम लोग इसको नदन लाइट्स का नाम दे देते हैं। अब ये ऑरोरा होता क्या है, तो ये ऑरोरा बेसिकली एक नेचुरल फेनोमेना है, यानी कि नेचुरली ये होने वाली एक्टिविटी है जो कि बेसिकली एक तरीके से नेचुरल कलर का डिस्प्ले आपको आसमान में दिखाई पड़ता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ग्रीन कलर हो गया, रेड कलर हो गया, येलो, वाइट, ये सारे कलर्स आपको स्काई में देखने को मिल जाते हैं। इसी को हम लोग यहाँ पर ऑरोरा के नाम से जानते हैं। और ऑरोरा को हम लोग कभी कभी पोलर लाइट्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? पोलर लाइट्स। अच्छा पोलर लाइट्स इनको क्यों बोला जाता है? पोलर लाइट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ये ज़्यादातर लाइट्स जो है दिखाई पड़ती हैं, यानी कि जो आर्कटिक वाला रीजन है, आर्कटिक और एंटार्कटिक, इन एरियाज़ में आपको ये नॉर्मल तरीके से लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, लेकिन पहली बार लद्दाख में देखने को मिली है, इस वजह से इसकी चर्चा कुछ ज़्यादा ही हो रही है। क्वेश्चन ये उठता है कि ये ऑरोरा होता कैसे है, मतलब इसके पीछे का रीज़न क्या है, एक्चुअली में कैसे ये हो जाता है। तो इसको समझने के लिए आपको ये जो पिक्चर है इसको थोड़ा अच्छे से देखना होगा। देखो जो आसमान में ग्रीनिश कलर की लाइट आपको दिखाई पड़ रही है, इसके पीछे का रीज़न है सन, यानी सूर्य। सन एक मेन कारण है। होता यहाँ पर यह है कि जो सन है ना वो बहुत सारी जो एनर्जी है वो रिलीज़ कर रहा होता है। हीट तो आ ही रही है सन से, लाइट भी आ रही है, लेकिन हीट और लाइट के अलावा बहुत सारी जो एनर्जी है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो भी यहाँ पर सन में से निकल रहे होते हैं। और उस छोटे छोटे पार्टिकल्स से जो हमारी पृथ्वी है वो बची हुई रहती है। वो कैसे बची हुई रहती है? क्योंकि आपने एक नाम सुना होगा किस चीज़ का? मैग्नेटिक फील्ड का।
तो पृथ्वी के आसपास इस प्रकार से, जैसे मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ ना, एक सेकंड रुक जाओ, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये पिंक कलर की जो लाइंस आपको दिख रही है ना, ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इस प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिल जाती हैं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, सन से निकलने वाले जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो यहाँ पे पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी को बचा रही होती है। तो कह सकते हो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये पृथ्वी के लिए एक शील्ड का काम करती है, जो कि हमें सूर्य की जो एनर्जी है और इसके जो पार्टिकल्स हैं उससे हमें बचाती है। इवन पृथ्वी तक ये पार्टिकल्स पहुंच ही नहीं पाते हैं। अब ये एनर्जी की जो स्ट्रेंथ है वो कम ज़्यादा होती रहती है। कभी ज़्यादा एनर्जी यहाँ से रिलीज़ हो रही होती है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में पार्टिकल्स निकल रहे होंगे, कभी कम मात्रा में पार्टिकल्स निकल रहे होंगे। सोलर विंड्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ऐसा आप देख पा रहे होंगे सूर्य से जो यहाँ पर गर्म हवा निकल कर आ रही है ना। सोलर स्टॉर्म्स भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। इसी को हम लोग कोरोनल मास इजेक्शन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कोरोनल मास इजेक्शन, जो कि सन से इस प्रकार की एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है उसी को ये नाम दिया जाता है। और जैसे यहाँ पर ये एनर्जी निकल रही होती है, यानी कि जो ये पूरा सोलर स्टॉर्म है, सोलर विंड है, ये बहते बहते पृथ्वी तक पहुँचती है। तो ये जो एनर्जी है ना, ये वैसे तो पृथ्वी तक आ नहीं पाएगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कह सकते हो ये डाइवर्ट हो जाती है। कहाँ पर? नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। क्लियर हो गया? तो एनर्जी ऐसे आई और ऐसे आने के बाद में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो इस वजह से ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ यहाँ पर ये इकट्ठी हो जाती है। और अब जो ये सन के पार्टिकल्स है, जब हमारे एटमॉस्फेरिक गैस के साथ में मिलेंगे, यानी कि जो गैस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके साथ जब मिलते हैं तो उसी की वजह से ये ऑरोरा वाला जो डिस्प्ले है वो देखने को मिलता है। ग्रीन, ब्लू कलर, ये जो लाइट्स है ये देखने को मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ऑक्सीजन है वो ग्रीन और रेड लाइट देता है, और नाइट्रोजन जो है ब्लू और पर्पल कलर की लाइट जो है वो उसमें ग्लो करता है। तो इस प्रकार से जो रंग बिरंगी लाइट्स है वो देखने को मिल जाती हैं स्काई के अंदर में। तो उसके पीछे का रीज़न है, यहाँ पर ये सोलर पार्टिकल्स आए, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डाइवर्ट हो गए, नॉर्थ पोल पर चले गए और साउथ पोल पर चले गए। इस वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर आपको ये नदर लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, यानी ये जो ऑरोरा है वो देखने को मिल जाता है। अगर साउथ पोल पर होगा तो सदर्न लाइट्स है, नॉर्थ पोल पर होगा तो ऑब्वियसली बात है नदर्न लाइट्स है। वैसे दोनों ही पोल पर आपको ये लाइट्स नज़र आती हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है। और जब वो पार्टिकल्स हैं हमारे एटमॉस्फेरिक गैस के साथ में मिलेंगे, मिलने के बाद में क्या होगा, इस प्रकार का जो ये लाइट्स का डिस्प्ले है वो नज़र आता है स्काई में। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल यहाँ पर ये सिंपल सा प्रोसेस है। ये आपने यहाँ पर ये पिक्चर देख लिया है, उसी चीज़ को यहाँ पर वापस एक्सप्लेन किया गया है। ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। जो भी बातें मैंने आपको बताई है वो सब मैंने आपको लिखित में यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। तो प्लीज़ यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। कि ऑरोरा को हम पोलर लाइट बोलते हैं। पोलर लाइट क्यों बोलते हैं वो आप लोग अभी समझ गए होंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब ये जो लाइट्स है ना, जब ये नॉर्थ साइड में दिखाई देती हैं, यानी कि ऊपर वाले, अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से पृथ्वी को बनाएं तो ऊपर नॉर्थ साइड में जब ये इस प्रकार से लाइट्स दिखाई पड़ती हैं ना, तो उनको ऑरोरा बोरेलिस और नदर्न लाइट्स के नाम से जाना जाता है। और अगर वही लाइट्स सदर्न साइड में दिखाई पड़ती हैं तो इनको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या सदर्न लाइट्स के नाम से जाना जाता है। सिंपल, ठीक है। बाकी ऑरोरास कैसे होते हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है, एक्चुअली सन एक कारण है। सन क्या करता है वो मैंने आपको यहाँ पर सारा का सारा प्रोसेस समझा दिया है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक बात और नज़र आती है, वो दिमाग में आपके ये आ रही होगी कि अभी तक लद्दाख में नहीं दिखाई पड़ा, तो लद्दाख में अब की बार कैसे दिखाई पड़ गया। अब की बार इसलिए दिखाई पड़ गया क्योंकि जो सन से निकलने वाली एनर्जी थी वो भी ज़्यादा थी, पार्टिकल्स भी ज़्यादा थे। इसकी वजह से थोड़ा सा लोअर लेवल पर भी इस प्रकार का जो ये नदर लाइट्स है वो नज़र आई हैं। दूसरी चीज़, लद्दाख का जो स्काई है वो काफ़ी क्लियर है, क्योंकि आपको पता होगा हमने कई सारी जो ऑब्जर्वेटरी हैं वो लद्दाख में ही लगा रखी हैं ताकि हम अंतरिक्ष को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें, स्पेस को अच्छे से देख सकें। क्यों? क्योंकि वहाँ का स्काई पूरी तरह से क्लियर है, वहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है। तो इसी वजह से लद्दाख से यहाँ पर ये जो सीन है वो क्लियरली नज़र आया है। वहाँ पर भी अगर पोल्यूशन होता जैसा बाकी सारी सिटीज़ और कैपिटल के अंदर में है तो हो सकता है कि वो जो पूरा लाइट्स है वो यहाँ पे नज़र नहीं आती हैं। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी क्लियर है, उस वजह से यहाँ पर ये क्लियरली दिखाई पड़ा है। now आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। फ्रंट पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। एक खालिस्तानी टेररिस्ट था जिसको मार दिया गया है पाकिस्तान के लाहौर में, ठीक है। और वो जो टेररिस्ट है ना उसको यूएपीए के अंडर में भी कह सकते हो आतंकवादी घोषित कर चुका था भारत पहले ही। नाम था परमजीत सिंह पंजवार। तो यहाँ पर एक ये जो व्यक्ति है ना, ये की लीडर भी था खालिस्तान कमांडो फोर्स का। जो KCF है, खालिस्तान कमांडो फोर्स,
इस केसीएफ ने पहले भी भारत को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। और मैं आपको बता दूं, ये जो बॉडी है ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यहाँ पर पूरी तरह से बैंड कर रखा है हम लोगों ने। उसके साथ साथ जो ये व्यक्ति है परमजीत सिंह पंजवार, जो कि की लीडर है इसका, वैसे की लीडर था, अब यहाँ पर ये बोलेंगे, तो इसको यहाँ पर यूएपीए के तहत एक इंडिविजुअल टेररिस्ट घोषित किया गया था, इसको भी आतंकवादी घोषित किया गया था। फिलहाल कल होता यह है कि लाहौर के अंदर, यानी पाकिस्तान के अंदर में लाहौर में इसको गोली मार दी जाती है, जिस वजह से ये जो न्यूज़ है वो चर्चा में है। क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि हमें करना क्या है इस आर्टिकल का, इस आर्टिकल का कोई महत्व है एग्जाम के लिए। देखो, एग्जामिनेशन के अंदर 2-4 पॉइंट है। सबसे पहले आपने पता होना चाहिए यूएपीए क्या है और कैसे एक इंसान को या कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। ये यूएपीए के अंदर सारी पावर्स हैं, ये ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि बहुत दिनों बाद यूएपीए न्यूज़ में आया है, समझते हैं, क्योंकि हमारे जीएस पेपर नंबर 2 और 3 दोनों से आप इसको लिंक कर सकते हो। जब बात करते हैं यूएपीए की, तो उसकी सबसे पहली चीज़ फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। नाम से पता चल गया, जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं, जो गलत काम हैं, उसको रोकने के लिए इस कानून को लेकर आया गया है। तो यूएपीए को सबसे पहली बार पास किया गया था 1967 में। मेन काम क्या था, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है उनको रोकना। सवाल यह है कि सर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, इसमें कौन सी एक्टिविटी है। देखो, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि कोई व्यक्ति अगर ऐसे कदम उठाता है जो कि भारत की सोवरेनिटी, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में है, डायरेक्टली हमारे देश को नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाने की सोचता है, तो वो कहीं ना कहीं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंदर में आता है। ठीक है। अब इस एक्ट के तहत क्या है, जो सारी पावर्स है वो हमारी केंद्र सरकार के पास में है और वो केंद्र सरकार सारा का सारा काम कर रही होती है। अगर मान लो किसी व्यक्ति को यूएपीए के तहत अरेस्ट कर लिया गया, तो अरेस्ट करने के बाद में उसको क्या सज़ा हो सकती है। अगर हाईएस्ट सज़ा की बात करें, हाईएस्ट पनिशमेंट की, तो उसको डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, यानी कि मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है, प्लस यहाँ पर उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। ये हायर पनिशमेंट है यूएपीए के अंदर में। यूएपीए में ऐसा नहीं है कि केवल इंडियंस को यहाँ पर अरेस्ट किया जा सकता है अगर कोई इंडियन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ दिखा रहा है। अगर कोई फॉरेन नेशनल भी है, कोई बाहर का व्यक्ति भी है जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसको भी चार्ज किया जा सकता है। ये एक स्पेशल चीज़ है यूएपीए के अंदर में। तो इंडियन और फॉरेन नेशनल्स दोनों को चार्ज किया जा सकता है। यूएपीए के अंडर में जो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो चार्जशीट को फाइल कर सकती है। लगभग मैक्सिमम 180 दिन का टाइम पीरियड मिलता है। किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया तो 180 दिन के अंदर अंदर जो चार्जशीट वगैरह है वो भी यहाँ पर फाइल की जाती है। अब जैसे मैंने बोला था 1967 में ये एक्ट लेकर आया गया, बाद में 2004 के अंदर इसके अंदर एक बदलाव करने की कोशिश की गई, एक अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ, इस यूएपीए में टेररिस्ट एक्ट को ऐड कर दिया गया। अब टेररिस्ट एक्ट को ऐड करने का मकसद क्या था, मकसद ये था कि अभी यूएपीए के पास में जो पावर्स है वो छोटी मोटी पावर्स हुआ करती थी, ज़्यादा पावर्स नहीं हुआ करती थी। 2004 में एक पावर बढ़ा दी गई। पावर ये थी कि मान लो देश में अगर कोई ऐसी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा संगठन है जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहा है ना, आतंकवादियों वाली जो भी एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर उसके थ्रू परफॉर्म की जा रही हैं, तो उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने की पावर यूएपीए के पास में आ गई। फॉर एग्जांपल पिछले साल का मामला पता होगा आपको, पीएफआई है ना, जो पीएफआई है उसको यहाँ पर बैन किया गया था टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से। तो यानी 2004 के बाद क्या हुआ, यूएपीए के पास में एक पावर और आ गई, वो यह है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी संगठन को जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होगा उसको बैन किया जा सकता है। और हमने क्या किया, लगभग बहुत सारे आउटफिट्स ऐसे, लगभग कह सकते हो 34 आउटफिट को बैन कर दिया गया है इस यूएपीए के तहत। 2004 तक ये हो गया। फिर क्या होता है, 2019 में फिर से एक अमेंडमेंट किया जाता है। अगस्त के महीने में पार्लियामेंट ने अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल को क्लियर कर दिया। अब 2019 में जो बदलाव किया गया था, इस बदलाव के तहत यूएपीए के पास में एक और पावर आ गई। अब पावर क्या है, अभी 2004 में क्या पावर आई थी कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी बैन कर सकता है। अब 2019 के बाद ये पावर आ गई कि किसी एक पर्सन को, यानी किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है इस यूएपीए के माध्यम से। इस वजह से यूएपीए ने कई सारे जो व्यक्ति है उसको यहाँ पर एक इंडिविजुअल टेररिस्ट का जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। और ऐसी जो यहाँ पर व्यक्ति है जिसको अभी मारा गया है, जिसकी न्यूज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, परमजीत सिंह पंजवार, तो ये भी यूएपीए के तहत एक इंडिविजुअल टेररिस्ट था। ये जो यूएपीए एक्ट है ना, ये क्या करता है, ये हमारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो डायरेक्टर जनरल हैं इनको पावर देता है कि ये क्या कर सके, अगर कोई केस निकल कर आया है तो वहाँ पर किसी की प्रॉपर्टी जब्त करनी है ना, तो उस केस में यहाँ पर वो प्रॉपर्टी वगैरह जब्त कर सकते हो, उसका अटैचमेंट कर सकते हैं। ये सारी पावर्स एनआईए के डायरेक्टर जनरल के पास में देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ में यूएपीए एक्ट जो भी एनआईए के ऑफिसर्स हैं उन ऑफिसर्स को भी पावर देता है कि वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह यहाँ पर कर सकें इस टेररिज्म जैसे केसेस के अंदर में। ठीक है,
तो ये था कंप्लीट यूएपीए, जिसके बारे में आपने ध्यान में रखना है क्योंकि कभी कभी न्यूज़ में आता है ये, तो इस वजह से मतलब आज से काफ़ी दिनों पहले हमने पढ़ा था, तो आज काफ़ी दिनों बाद न्यूज़ में आया है, तो आपने पता होना चाहिए। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल पर आते हैं। इसको जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग लिंक कर सकते हो। तो इस प्रकार के आर्टिकल आज थोड़े ज़्यादा हैं जो कि साइंस से रिलेटेड हैं, क्योंकि संडे में आपको पता है एडिटोरियल वगैरह नहीं आते हैं, ना ही टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आता है, तो उस प्रकार के आर्टिकल थोड़े ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं जो कि साइंस से रिलेटेड होते हैं। हुआ क्या है कि जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने डीएनए के अंदर पे एक म्यूटेशन को आइडेंटिफाई किया है। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हमारा एक जीन है, ठीक है। अब इसके अंदर म्यूटेशन को आइडेंटिफाई किया गया है। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन मतलब इसी के अंदर डीएनए में कुछ बदलाव होना। अब अगर वो यहाँ पर जो बदलाव है, वो बदलाव यहाँ पर डीएनए में होता है, तो उसको हम लोग म्यूटेशन के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो भी चेंज है डीएनए के अंदर में, वो देखा गया साइंटिस्ट के थ्रू, ताकि हम क्या कर सकें, टीबी वाले जो केसेस हैं उसको स्टार्टिंग में ही पता लगा सकें, उसका स्टार्टिंग में ही डायग्नोसिस कर सकें कि हाँ इस व्यक्ति को टीबी है। आप कहोगे टीबी का तो पता लगाना और आसान तरीका है। नहीं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टीबी की, लेकिन टीबी में ही एक और कैटेगरी आती है, ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया फॉर टीबी। जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है उसकी हम लोग बात करेंगे। देखो, एक तो नॉर्मल टीबी है जो कि यहाँ पर ठीक हो जाती है नॉर्मली, और दूसरी यहाँ पर एक खतरनाक बीमारी है टीबी का ही, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। मैं आपको समझाऊंगा एग्जैक्टली यहाँ पर वो क्या है, कैसे काम करता है। तो इस ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के बारे में स्टार्टिंग में ही पता चल जाए कि हाँ इस व्यक्ति को ये बीमारी है, तो उसके डायग्नोसिस के लिए साइंटिस्ट ने अभी डीएनए के अंदर कुछ चेंजेस हैं उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि अगर ये चेंजेस होंगे तो बिल्कुल यहाँ पर इसको ये ड्रग रेजिस्टेंट वाला जो टीबी है वो हुआ होगा। तो इससे हम आराम से पता लगा सकेंगे इन केसेस को, नहीं तो फिर पता नहीं चलता था इन केसेस के बारे में कि हाँ इस व्यक्ति को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो चुका है। जब मैं बात कर रहा हूँ टीबी की, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हम लोग ट्यूबरक्लोसिस की डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस जो कि कहीं ना कहीं एक ट्रीटेबल डिजीज़ है जिसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन एक ऐसा केस आता है ड्रग रेजिस्टेंस का। अब देखो, नाम से पता चल रहा है ड्रग रेजिस्टेंस। ड्रग रेजिस्टेंस आपने पढ़ा होगा। ड्रग रेजिस्टेंस मतलब ये होता है कि आप कितनी ही दवाइयाँ खा लो तब भी वो बीमारी ठीक नहीं होगी। और ऐसा हुआ होगा कि किसी को टीबी होगा, उसने मतलब बिना किसी प्रॉपर प्रोसीजर के जो दवाइयाँ हैं वो बहुत सारी खाई हैं अलग अलग तरीके से, और उन दवाइयों के खाने की वजह से क्या हुआ, वो उसका जो टीबी है वो ड्रग रेजिस्टेंट हो गया। यानी अब दवाइयों का कोई असर नहीं होगा उसके ऊपर। आप कितनी भी दवाइयाँ खा लो वो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, वही कहलाता है ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। क्लियर हो गया? तो बोला गया नॉर्मल टीबी तो ठीक है, उसको ठीक किया जा सकता है आराम से, लेकिन जो ड्रग रेजिस्टेंट है ये सबसे बड़ा कंसर्न है, सबसे बड़ी चिंता आज के समय में है पब्लिक में। और इंडिया में भी ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के केसेस नज़र आते हैं। भारत में कई सारे केसेस हैं। अगर आप दुनिया भर में देखोगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक फिगर दिया है कि 0.39 मिलियन के आसपास केसेस हैं दुनिया भर में इसी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के, जो कि सबसे खतरनाक है, और हमें ज़रूरत है इसको रोकने की और इसको आगे फैलने से रोकने की। तो इसके लिए यहाँ पर क्या हुआ, एक कदम उठाया गया है। अब जैसे से यहाँ पर इसका इवोल्यूशन हुआ है, यानी कि दवाइयाँ काम करनी बंद कर दी हैं इस टीबी की बीमारी के ऊपर में, तो इसके बारे में कोई प्रॉपर स्टडी नहीं हो रही थी। लेकिन रिसेंटली जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या किया, जो जीन होता है, जीन जैसे डीएनए की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसको एनालाइज करना स्टार्ट किया। और इसको एनालाइज करते हुए यहाँ पर यह पता लगाया कि इसी के अंदर एक बदलाव होता है, इसी डीएनए के अंदर एक चेंज होता है। उस चेंज की वजह से जो ये टीबी है ना, वो ठीक नहीं हो पाता है एक पर्सन के बॉडी के अंदर में। यानी कि जो डीएनए रिपेयर जीन्स होती हैं, इसके अंदर जो म्यूटेशंस होता है उसका बहुत आराम से यूज़ किया जा सकता है किस चीज़ को पता लगाने में, इस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को पता लगाने में। क्योंकि बीमारी अच्छे से पता नहीं चलती है स्टार्टिंग में, तो इसका आराम से पता लगाया जा सकता है अब से, कैसे, म्यूटेशंस को पकड़ कर, यानी उन बदलाव को नोटिस कर कर। ठीक है, समझ गए? तो वो इस आर्टिकल में यहाँ पर मेंशन किया गया। अब करना क्या है, देखो अभी ना इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, थोड़े बहुत और भी पॉइंट्स आने बाकी हैं, तो अभी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा यहाँ पर पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है, हम लोग बात करें ट्यूबरक्लोसिस की, तो टीबी के बारे में आपने पता होना चाहिए, क्योंकि टीबी रिसेंटली न्यूज़ में था। मैंने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, काफ़ी आर्टिकल्स रिसेंटली आए हैं, वर्ल्ड टीबी डे का सेलिब्रेशन हुआ है ना। तो ट्यूबरक्लोसिस काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से न्यूज़ में आया हुआ है, तो आपने इसके बारे में कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स है वो पता होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहली चीज़, जो टीबी जैसी बीमारी है ये कैसे होती है, एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि माइकोबैक्टीरिया के ही फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, अब जो ये माइकोबैक्टीरिया है ना, ये टीबी के अलावा कुछ और बीमारी भी बॉडी के अंदर बना सकता है। टीबी के अलावा जैसे लेप्रोजी जैसी बीमारी जो है वो यहाँ पर बना सकता है बॉडी के अंदर में। उसके अलावा जो एनिमल्स हैं उनको भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। ह्यूमंस में अगर हम बात करें टीबी की, तो
इंसान के अंदर में जब किसी को टीबी होता है ना, तो डायरेक्टली उसके फेफड़ों को ये अफेक्ट करता है, और फेफड़ों के ऊपर असर डालने के साथ साथ फिर धीरे धीरे और भी दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा ही पुरानी है, एक एंशिएंट डिजीज़ है। टीबी का एग्जिस्टेंस यानी कि टीबी इजिप्ट में देखने को मिलती थी लगभग 3000 बीसी के समय में। अच्छी बात है कि हम इसको ठीक कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इसी में एक केस आता है ड्रग रेजिस्टेंट वाला, जहाँ पे दवाइयाँ काम नहीं करती और उसका पता भी नहीं चलता कि भाई इसको ये ड्रग रेजिस्टेंट वाला टीबी है ना। तो वो जो प्रॉब्लम है थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, उसका पता नहीं लग पाता। तो उसका पता लगाने के लिए अभी जो इस प्रकार का कदम है वो यहाँ पर साइंटिस्ट ने उठाया है, ताकि इस वाली यानी जो ड्रग रेजिस्टेंट वाला टीबी है उसको फैलने से रोका जा सके। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की, यानी कि ये टीबी क्या फैल सकता है। हाँ देखो, आराम से फैल सकता है। मान लो यहाँ पर एक पर्सन है जिसको यहाँ पर ये टीबी हुआ है और दूसरा पर्सन नॉर्मल है। अब ये दूसरे नॉर्मल पर्सन के साथ में बातचीत करता है और बातचीत करते करते समझो खांस देता है वहाँ पर या छींक देता है। तो छींकने के बाद में क्या होगा कि उसके जो जर्म्स हैं ना वो उस एयर के अंदर, हवा के अंदर सस्पेंड हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। और जो नॉर्मल व्यक्ति है वो उस जर्म्स के अगर कांटेक्ट में आ जाता है तो कांटेक्ट में आते ही क्या होगा, वो जो टीबी है वो उस दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन होना बिल्कुल पॉसिबल है। बात है लक्षण की, तो लक्षण क्या हो सकते हैं। देखो, कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे कि चेस्ट में पेन होना, है ना, या फिर जो वज़न है वो काफ़ी तेज़ी से घट जाना। अब वज़न घटना है तो साथ ही साथ में बॉडी में कमज़ोरी आने लगती है, बुखार होने लगता है, रात में बॉडी में से बहुत पसीना निकलने लगता है। ये सारे यहाँ पर लक्षण नज़र आते हैं टीबी के। सवाल यह है, क्या टीबी का इम्पैक्ट दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है। देखो, दुनिया भर में तो नहीं, लेकिन कुछ देश हैं जहाँ पर इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। लगभग अगर हम टीबी के केसेस की बात करते हैं तो कुछ देशों के नाम निकल कर आते हैं: इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका। जिन भी देशों के मैंने नाम लिए हैं, इन देशों के अंदर में आपको ये टीबी के केसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। इवन अगर हम 2020 में बात करें तो 2020 में इंडिया के अंदर 1.8 मिलियन के आसपास टीबी के केसेस निकल कर आए थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर इंडिया के अंदर भी एक केसेस देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम तो वो ठीक की जा सकती है। प्रॉब्लम है MDR टीबी यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि एक पावरफुल टीबी की बीमारी जो कि यहाँ पर दवाई खाने से भी ठीक ना हो और जिसका पता लगाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। खैर, टीबी के लिए एक वैक्सीन वगैरह भी आपको देखने को मिल जाती है। यानी कि मैंने बोला ना, टीबी एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, माइकोबैक्टीरिया की वजह से। तो माइकोबैक्टीरिया अगर किसी को होता है, माइकोबैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन होता है, तो उस इन्फेक्शन को टैकल करने के लिए एक वैक्सीन दी जाती है, BCG वैक्सीन। आपने कई बार नाम भी सुना होगा। BCG वैक्सीन को 2 फ्रांस के लोगों ने बनाया था। एक का नाम है एल्बर्ट कैलमीट, एक का नाम है कैमल गुरिन। तो दोनों ने मिलकर यहाँ पर इस BCG वैक्सीन को बनाया। जो माइकोबैक्टीरिया था ना, उसी के जो स्ट्रेन्स हैं, उसी स्ट्रेन्स को यहाँ पर उसके अंदर कुछ चेंजेस करके, बदलाव करके ये जो वैक्सीन है वो बनाई गई थी। सबसे पहली बार 1921 में एक इंसान के अंदर इस वैक्सीन को यूज़ किया गया। इंडिया में BCG जो वैक्सीन है वो लिमिटेड स्केल में लाई गई थी 1948 में, लेकिन बाद में नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जो हम लेकर आए थे 1962 में, हमने उसका हिस्सा बना दिया इस वैक्सीन को। तब से जो वैक्सीन है यहाँ पर ये दी जाती है। उसके बाद में इस वैक्सीन का जो मेन यूज़ है वो है टीबी के अगेंस्ट में। यहाँ पर आराम से ये वैक्सीन काम कर सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोक सकती है, प्लस जो दूसरे माइकोबैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं जैसे लेप्रोजी, बुरुली, अल्सर, उनको भी रोका जा सकता है इस वैक्सीन की मदद से, क्योंकि ये माइकोबैक्टीरियल डिजीज़ को रोकने का काम करती है। सवाल है, टीबी को रोकने के लिए कोई इनिशिएटिव वगैरह स्टार्ट करेगा। देखो, बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए हैं। अगर हम बात करें चाहे वो दुनिया की, तो दुनिया भर की कंट्रीज़ ने कई सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए। जैसे एक बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक जॉइंट इनिशिएटिव लॉन्च किया था, उसको नाम दिया गया फाइंड ट्रीट ऑल एंड टीबी करके। यहाँ पर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। और उसके बाद में WHO ने मतलब अभी ना क्या करता है, WHO ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट को भी जारी करता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट कौन जारी करता है, कौन रिलीज़ करता है। तो बता देना, WHO यहाँ पर उसको रिलीज़ करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में इंडिया क्या कर रहा है टीबी को रोकने के लिए। तो भारत ने कई सारे प्लान्स अपने चला रखे हैं, जैसे कि नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन 2017 से 2025 तक का हमने टारगेट रखा है यहाँ पर टीबी को कम करने के लिए। उसके बाद निक्षय इकोसिस्टम चलाया गया, निक्षय पोषण योजना चलाया गया, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन स्टार्ट किया गया। फिर आज के समय में भारत में 2 वैक्सीन्स भी आपको देखने को मिल जाती हैं, मतलब 2 वैक्सीन प्रोजेक्ट हैं। वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1002, MIP माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी। ये 2 वैक्सीन्स को यहाँ पर हम लोगों ने डेवलप किया है, आइडेंटिफाई किया है।
टीबी के लिए अभी जो वैक्सीन हैं इनमें कुछ ट्रायल भी चल रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। तो टीबी को लेकर जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, यानी कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में आप उसको बहुत आराम से हैंडल कर सकोगे ना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल को आप GS पेपर नंबर 3 एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है, हमने देखा कि रिसेंटली अप्रैल के महीने में एक अनसीजनल रेन देखने को मिली है, बेमौसम की बारिश देखने को मिली है ना। तो वो जो बारिश देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं हमारी कॉटन फार्मिंग के लिए बेहतर है। जो हम लोग कॉटन, जो कपास होता है उसकी जो खेती होती है ना, उसके लिए एक बढ़िया चीज़ हुई है ये जो बारिश हुई है, ऐसा यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का कहना है। तो अभी बोला जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में, यानी कि इस साल, जो कॉटन की फार्मिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती हुई नज़र आएगी, ठीक है। इवन यहाँ पर काफ़ी सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो कि दालें वगैरह उगाते हैं, वो दालें वगैरह अब नहीं उगाएंगे, वो यहाँ पर इस साल कॉटन ही उगाने वाला है, क्योंकि कॉटन पर थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नज़र आने वाला है इस साल, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर प्रेडिक्शन कर दिया है, एक भविष्यवाणी कर दी है कि आने वाले समय में जो कॉटन का प्लांटेशन है इस साल वो ज़्यादा होगा। कॉटन की खेती ज़्यादा होगी नदर्न स्टेट्स में, स्पेशली हरियाणा के अंदर में। हरियाणा में आप देख पाओगे जो कॉटन है, बेसिकली देखो कॉटन बेसिकली यहाँ पर एक खरीफ क्रॉप है, तो समय है इस समय उगाने का, तो अभी यहाँ पर कॉटन को उगाया जाएगा। और हमारी सरकार ने आपकी बार टारगेट रखा है कि लगभग 7 लाख हेक्टेयर में, यानी कि इस बार गर्मियों में 7 लाख हेक्टेयर की ज़मीन में कॉटन को उगाया जाएगा। और अभी एक डेटा भी रिलीज़ किया है सरकार ने, उस डेटा के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो कॉटन है इसको पिछले साल हरियाणा ने 5.74 लाख हेक्टेयर की ज़मीन में उगाया था। तो इस साल पिछले साल से भी ज़्यादा बड़ी लेवल की ज़मीन पर हम लोग इस कॉटन की खेती करने वाले हैं। वही सिमिलर केस पंजाब के साथ में भी है। तो पंजाब भी यहाँ पर इस बार काफ़ी बड़े ज़मीन में कह सकते हो ये जो कॉटन की खेती है वो करने वाला है। जैसे लास्ट ईयर 2.48 लाख हेक्टेयर की ज़मीन में किया था, इस बार यहाँ पर लमसम 3 लाख हेक्टेयर की ज़मीन को कवर किया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। उसके बाद में जो हरियाणा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं ना, उनका कहना यह है कि इसके पीछे का रीज़न है, यानी कि कॉटन की खेती बढ़ रही है, एक्सपर्ट्स बोल चुके हैं, और अभी जो फार्मर्स हैं वो अपनी दालें वगैरह छोड़कर कॉटन ज़्यादा उगाएंगे। उसके पीछे का रीज़न यह है कि जो हाल ही में बारिश हुई है वो जो बारिश है ना वो हमेशा नहीं होती है, पिछले साल नहीं हुई थी, लेकिन इस बार यहाँ पर अप्रैल में काफ़ी शानदार बारिश देखने को मिली है, जो कि कहीं ना कहीं कॉटन की खेती के लिए एक अच्छा साइन है, जो कि कॉटन को जलने से बचाएगा। नहीं तो होता क्या था, लास्ट ईयर काफ़ी कॉटन जल भी गया था इस गर्मी की वजह से, ठीक है। लास्ट ईयर काफ़ी सारा लॉस भी हुआ था, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो बारिश काफ़ी मदद करेगी कॉटन को उगाने में। दूसरी चीज़ यहाँ पर कॉटन की खेती के लिए जो इरिगेशन, जो सिंचाई लगती है, उसका भी फ़ायदा होगा, है ना, इस बारिश की वजह से। तो आशा हम लोग ये करके चल रहे हैं कि जो कॉटन है वो इस बार सरप्राइज़ कर देगा सबको। सरप्राइज़ कैसे करेगा, पिछला साल जितना कॉटन का प्रोडक्शन हुआ था उसको क्रॉस कर देगा इस साल, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ मेंशन की। उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल में बोला गया है पंजाब और हरियाणा के अंदर में जो कॉटन उगाया जाता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा बीटी कॉटन उगाया जाता है। कौन सा बीटी कॉटन? बीटी कॉटन वो कॉटन है जिसके अंदर हम लोगों ने उसके जीन के अंदर मॉडिफिकेशन कर रखा है, यानी कि वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है ना। यानी कि वो एक ऐसा कॉटन बना दिया है हम लोगों ने उसके जीन के अंदर बदलाव करके कि उसमें कीड़ा वगैरह नहीं लगता है, एक बढ़िया क्रॉप आपको ये देखने को मिलती है। तो पंजाब और हरियाणा के अंदर में जो बीटी कॉटन है वो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, लगभग 95% जो टोटल एरिया है वहाँ पर बीटी कॉटन ही उगाया जाता है। उसके अलावा 5% जो है, जो हमारे देश की खुद की वैरायटीज़ है कॉटन की, वो यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो कॉटन ज़्यादातर अप्रैल से लेकर मई के बीच में यहाँ पर उगाया जाता है, और ख़ासकर पंजाब और हरियाणा के अंदर में। तो इस बार ये ग्रोथ होने वाली है। बाकी जो भी सिचुएशन है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी, एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। अब बात ये आती है कि इस आर्टिकल से एग्जामिनेशन में क्या पूछा जा सकता है। इस आर्टिकल से एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कॉटन इंडस्ट्री के बारे में। कॉटन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपने पता होनी चाहिए, क्योंकि GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी एग्रीकल्चर सभी से आप इसको लिंक कर सकते हो। जब बात करते हैं कॉटन की, तो कॉटन एक इम्पॉर्टेंट फाइबर कैश क्रॉप आपको देखने को मिल जाती है, जिसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर में भी। कॉटन भारत की एग्रीकल्चर इकोनॉमी में भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। इंडिया जो है दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉटन का, और 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। नंबर 1 पर आते हैं जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, और
अलग अलग देशों को बेचने के नंबर पर हम थर्ड नंबर पर आते हैं। उसके बाद में इंडिया कंज्यूमर भी बहुत बड़ा है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस चक्कर में हम जितना उत्पादन करते हैं उसके कह सकते हो कि इसके कंपैरिजन में कई सारा जो है कंजम्पशन भी कर लिया जाता है, बहुत सारा हम अपने देश में ही कंज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद में कॉटन में एक बढ़िया वैरायटी आती है, बीटी कॉटन की वैरायटी। इसको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड बोलते हैं। यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें वो फसलें होती हैं जिसके जीन के अंदर में यानी डीएनए के अंदर में कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं, बदलाव करके एक नई वैरायटी बना दी गई है। इसी प्रकार से कॉटन के अंदर यहाँ पे बदलाव करके एक बीटी कॉटन की जो वैरायटी है वो यहाँ पर बनाई गई है। तो बीटी कॉटन ही सबसे ज़्यादा इंडिया में ग्रो किया जाता है, आप ऐसा कह सकते हो जैसे मैंने बोला है। ठीक है, इंडिया जो है हर साल 6 मिलियन टन के आसपास कॉटन का प्रोडक्शन करता है, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा मतलब दुनिया भर में जितना कॉटन होता है ना, उसका 23% केवल और केवल भारत से जाता है। भारत का कंट्रीब्यूशन 23% का है। फिर उसके बाद में जब बात करते हैं ऑर्गेनिक कॉटन की, ऑर्गेनिक कॉटन का मतलब है कि बिना किसी फर्टिलाइज़र वगैरह के यहाँ पर उस कॉटन को उगाया जा रहा है, बिना किसी केमिकल के उगाया जा रहा है। तो ऑर्गेनिक कॉटन में आप देखोगे तो इंडिया 51% के आसपास कंट्रीब्यूशन करता है। तो भारत का एक बहुत बड़ा रोल है पूरे दुनिया की कॉटन इंडस्ट्री में। अब कॉटन है क्या? कॉटन एक खारीफ क्रॉप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्योंकि यूपीएससी पहले सवाल पूछ चुका है, खारीफ क्रॉप कौन सी होती हैं, राबी क्रॉप कौन सी होती हैं और जैद क्रॉप्स कौन सी होती हैं। अच्छा, आप मुझे अब बता सकते हो इन तीनों ही फसलों के बीच में क्या डिफरेंस है? खारीफ, राबी और जैद क्रॉप्स कौन कौन से महीने में उगाई जाती हैं, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और कौन कौन सी फसलें एग्जाम्पल के तौर पर आप बताना कि ये खारीफ, राबी और जैद क्रॉप्स होती हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दो। पहले आप पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तो बात अलग थी, लेकिन पहले पढ़ चुके हो, मैंने कवर करवाया, आपको एक पिक्चर भी शेयर किया है। नाउ खारीफ क्रॉप के अंदर में यानी कि जो ये कॉटन है ना, ये खारीफ क्रॉप है और इसमें लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं पूरी फसल को मैच्योर होने में, बड़ी होने में। बाकी ये जो क्रॉप है ये कह सकते हो ड्राउट रेजिस्टेंट है, यानी कि अगर सूखा ही पड़ जाता है तो भी बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकती है। उसके साथ यहाँ पे कॉटन में जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो लगभग 21 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास का चाहिए होता है और बारिश हर साल 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए होती है, तब जाकर कॉटन बढ़िया तरीके से ग्रो कर पाता है। कौन सी मिट्टी में बढ़िया तरीके से ग्रो करता है? जो वेल ड्रेन, जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है उसके अंदर ये ज़्यादातर ग्रो करता है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर यह है कि कंट्रीज़ की जब बात करते हैं तो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? तो चाइना, इंडिया, यूएसए, ये 3 देश आपको सबसे बड़े देश देखने को मिलेंगे जो कि सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं। और इंडिया में अगर हम बात करें कौन कौन से राज्यों में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ये सारे स्टेट्स में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। और एक बात और ध्यान रखना, कॉटन की बेसिकली हमारे पास में 4 प्रजातियाँ हैं, 4 स्पीशीज़। चारों स्पीशीज़ के नाम सुनो, गॉसिपियम आर्बोरियम, फिर उसके बाद जी हर्बेशियम, जी हिर्सुटम, जी बारबेडेंस। आपको पता है एग्जामिनेशन में ये चारों चीज़ें दे दी जाएंगी और ऊपर लिखकर और पूछा जाएगा ये क्या है, क्या ये कॉटन है या क्या है, ऐसे करके पूछ लिया जाएगा। तो ध्यान रखना ये कॉटन के नाम हैं, कन्फ्यूज़ मत हो जाना वहाँ पर। ठीक है, तो ये जो 4 स्पीशीज़ हैं ना, इनमें जो स्टार्टिंग की 2 स्पीशीज़ आपको दिखाई दे रही हैं, इसको हम लोग ओल्ड वर्ल्ड कॉटन के नाम से जानते हैं, यानी कि पुरानी कॉटन है ये। और जो बाकी जो आपको नई 2 स्पीशीज़ आपको देखने को मिल रही हैं, ये नई वाली कॉटन है। अब बेसिकली यहाँ पर नई स्पीशीज़ का मतलब है कि जैसे कि ये गॉसिपियम आर्बोरियम और जी हर्बेशियम जो है, इसको हम लोग ओल्ड वर्ल्ड कॉटन के नाम से जानते हैं कि यानी कि एशियाटिक कॉटन भी कहलाती है और ओल्ड वर्ल्ड कॉटन भी कहलाती है। और बाकी जो जी हर्सुटम है ये एक अमेरिकन कॉटन है। ठीक है, और जो जी बारबेडेंस वाली यानी लास्ट वाली वो एक इजिप्टियन कॉटन है। और ये दोनों की दोनों नई वाली स्पीशीज़ हैं। कौन सी? नई वाली प्रजातियाँ हैं। क्लियर हो गया ना? फिर आता है एक बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या होता है मैं आपको बता ही चुका हूँ, जिसके जीन के अंदर एक मॉडिफिकेशन कर रखा है। अब इस पूरी कॉटन इंडस्ट्री को भारत में देखने के लिए एक बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है CCI, दैट इज़ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में भी ध्यान रखना क्योंकि इस बार 2022 में आपको पता है प्रीलिम्स के अंदर में टी बोर्ड को लेकर पूछ लिया गया था। तो टी इंडस्ट्री के बारे में आप अगर पढ़े थे तो आपने अच्छे से यहाँ पर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। फिर लास्ट में, क्योंकि जब भी चीज़ पढ़े तो उसको कंप्लीट करके पढ़ लो। लास्ट में टी बोर्ड के बारे में यहाँ पर यूपीएससी ने पूछ लिया था लास्ट ईयर। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे CCI के बारे में, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो जो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको 1970 में बनाया गया था। ये जो बॉडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में आती है। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर में। ठीक है, इसका मेन रोल क्या है? इसका मेन रोल यही है कि जो कॉटन इंडस्ट्री है पूरे इंडिया के अंदर में उसको यहाँ पर रेगुलेट करना, उसको सपोर्ट करने का काम करना, ये सारा काम यहाँ पर उसका देखने को मिल जाता है। फिर उसके साथ साथ हमारे पास में एक कॉटन रिसर्च नाम की बॉडी भी है। जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च है ना,
इस पूरे इंस्टीट्यूट का जो कैंपस है वो नागपुर में बनाया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ में दूसरा कैंपस सिरसा यानी हरियाणा में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये जो कॉटन रिसर्च है ना, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये एक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने भी बनाया है। इसके कैंपस महाराष्ट्र और हरियाणा में हैं और इसका मेन काम क्या है, कॉटन इंडस्ट्री के अंदर ढेर सारी रिसर्चेस करना, उसके बारे में और नई नई चीज़ें पता लगाना। क्लियर हो गया। तो ICAR का जो मेन वाला जो इंस्टीट्यूट है कॉटन टेक्नोलॉजी को लेकर जो काम करता है वो मुंबई में है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके कैंपस कहाँ कहाँ पर है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। चलो आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों वर्ल्ड पेज पर आएंगे तो वर्ल्ड पेज पर आपको एक आर्टिकल देखने को मिल जाएगा जहाँ पे बात की जा रही है पाकिस्तान और चाइना को लेकर। तो अभी आपको पता होगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो जाती है। अब ये मीटिंग होने के बाद में पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद में एक मीटिंग हुई है, ये तारीख भी देख पा रहे होंगे, कल की मीटिंग है। ये पीछे बोर्ड लगा है 6 मई 2023 की, ये कल मीटिंग हुई है इस्लामाबाद के अंदर में। किस किस के बीच में, चाइना और पाकिस्तान के बीच में। ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और इधर यहाँ पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो ये डिस्कशन हुआ है, इस डिस्कशन के दौरान सबसे मेन जो फोकस किया गया है वो CPEC कॉरिडोर के ऊपर फोकस किया गया है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर। तो अभी कल के दिन जो दोनों ही फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने अपना जो कमिटमेंट है वो यहाँ पर बताया है और बोला है कि जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसको कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। और बहुत सारा जो बिलियन ऑफ डॉलर है वो पैसा खर्चा जाएगा ताकि इस पूरे कॉरिडोर के अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनाया जा सके। अब जैसी ये बात निकल कर आती है, इंडिया जो है इसको अपोज करता है। देखो भारत ऑब्वियस ही बात है इसका क्रिटिसिज्म भी करता है, इसकी निंदा करता है कि देखो ये बिल्कुल गलत है, ये प्रोजेक्ट आप नहीं बना सकते। अब आप सोचोगे यार चाइना और पाकिस्तान मिलकर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमारा क्या लेना देना। देखो ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, ये इंडिया के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन से निकलता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो टेरिटरी हमारी है। पाकिस्तान सोच रहा है वो उनकी टेरिटरी है, उसके हिसाब से उन्होंने जैसे अपने कई सारे एरिया में प्रोजेक्ट लगाने दिया चाइना को, वैसे यहाँ पर उस एरिया में भी यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाने दे रहा है। तो उसी चीज़ को लेकर हमने जो कंसर्न है अपना वो दिखाया है। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, ये लगभग $60 बिलियन का ये पूरा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरेगा। इस वजह से इंडिया इसको अपोज करता है। इंडिया शुरू से यहाँ पर मना कर रहा है कि देखो ये प्रोजेक्ट यहाँ से नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। देखो जयशंकर साहब ने ना एक बात और बोली है, क्या बोली है, आप अपनी कनेक्टिविटी बना रहे हो, बढ़िया है, काम करो, कोई बात नहीं, कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाओ, सही है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जिस टेरिटरी में आप बना रहे हो वो टेरिटरी यहाँ पर किसी और देश की है, ठीक है। आप प्रोग्रेस करो, लेकिन कभी भी जो कनेक्टिविटी है ना वो दूसरे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या दूसरे के देश की सॉवरिटी को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ के ऊपर भी आपने फोकस करना होगा। ये बात यहाँ पर बहुत पहले जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब वो बोल चुके हैं इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर। अब देखो ये जो कॉरिडोर है आपको तभी समझ में आएगा जब आप एक बार थोड़ा सा मैप देखोगे। मैं आपको यहाँ पर एक मैप दिखाता हूँ। तो ये जो मैप है आप लोग देख पाओगे। वैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात करें तो 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। $60 बिलियन का यहाँ पर यह प्रोजेक्ट है। जो बेल्ट एंड चाइना का एक प्रोजेक्ट है BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसी का ही हिस्सा है यहाँ पर ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, तो ये वाला मैप आप देख पा रहे होंगे। इस मैप में आपको कुछ ब्लू कलर की लाइन और कुछ ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही होगी, ठीक है। ये क्या है ना, चाइना समुद्र के रास्ते से काफ़ी सारे देशों को कनेक्ट कर रहा है और ज़मीन के रास्तों से काफ़ी सारे देशों को कनेक्ट कर रहा है और इन देशों को अपने पास में अपने प्रोजेक्ट में जोड़ता जा रहा है। इसी को हम लोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल श्रीलंका को लोन दे के उसको अपने जाल में फंसा लिया। इधर यहाँ पर केनिया का जो पोर्ट है उसको यहाँ पर अपने पास ले लिया। इंडोनेशिया के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुआलालंपुर में इन्वेस्टमेंट कर दिया, सभी जगह पर ढेर सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया। और इसने चाइना ने ऐसा एक रास्ता बनाया जो कि ज़मीन से गुजरता हुआ और समुद्र से गुजरता हुआ यहाँ पर सभी एरिया को कनेक्ट कर रहा है। इसी को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। जो ये ऑरेंज वाली रोड है ना, इसको हम लोग सिल्क रोड के नाम से जानते हैं और जो ये पानी वाली है इसको हम लोग मैरीटाइम सिल्क रोड के नाम से भी जानते हैं। और यहीं पर आपको ये ब्लैक कलर की लाइन भी छोटी सी दिख रही होगी, ये 3 डॉट आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर इस वाले गोले में देखो, तो यही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर क्या करेगा, चाइना को सीधा पाकिस्तान से जोड़ेगा और उससे भी इम्पोर्टेंट अरेबियन सी से जोड़ेगा। चाइना कहीं ना कहीं अरेबियन सी में यहाँ पर आ सकता है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। अभी ये वाला मैप देखो। अब होता यहाँ पर यह है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना वो ऐसा गुजरेगा। ये वाला पिक्चर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। ये पीछे पाकिस्तान हो गया ऑरेंज कलर में, इधर यहाँ पर ये इंडिया हो गया। ये इंडिया का पूरा मैप आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिल जाता है ना। और यहाँ पे जो आपको ये बीच में ब्लू कलर की लाइन दिख रही है
ये वाली जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, यही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चाइना के कशगर से निकलता है और भारत के ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है यहाँ से गुजर कर आता है और फिर उसके बाद ग्वादर पोर्ट तक यहाँ पर चले जाता है। ग्वादर पोर्ट वो पोर्ट है जिसको अगेन पाकिस्तान ने ही बनाया है। ठीक है, तो ये जो यहाँ से निकाल रहे हो ना, ये जो इतना हिस्सा जो आपका ये प्रोजेक्ट का ये जो हिस्सा है, ये कहीं ना कहीं गलत टेरिटरी से निकल रहा है। आपने निकालना चाहिए था यहाँ से। ठीक है, और ये इंडिया का हिस्सा है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा रीजन है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो इंडिया है वो अपना जो कंसर्न है वो इसके रिगार्डिंग लंबे समय से दिखा रहा है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो इंडिया की सॉवरेनिटी है वो कहीं ना कहीं ब्रीच होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये जो हिस्सा है वो इंटीग्रल पार्ट है भारत का। क्लियर हो गया। और इससे यहाँ पर जो चाइना है वो अपना जो कब्ज़ा है वो भारत के आसपास बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इस प्रकार से बन जाएगा ये, है ना, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरेगा। फिर उसके बाद में इधर ग्वादर पोर्ट हो गया, ग्वादर पोर्ट भी चाइना ने बनाया, तो यहाँ पर चाइना बैठा हुआ है। मालदीव्स में चाइना बैठा हुआ है, श्रीलंका का हम्बंतोता पोर्ट लेके चाइना बैठा हुआ है, इधर यहाँ पर बैठा हुआ है इन्वेस्टमेंट करके। तो ठीक है, तो इससे यहाँ पर आप कह सकते हो कि भारत के लिए थोड़े कंसर्न जो है वो बन जाते हैं। यहाँ पर ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी में यहाँ पर अपना जो कब्जा है वो चाइना चाहता है। इंडियन ओशन को यहाँ पर चाइना बोलता है कि इंडियन ओशन का मतलब ये ओशन इंडिया का नहीं है। फिर उसके बाद में चाइना यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को लेकर यहाँ पर अपने जो कंसर्न है वो दिखाता रहता है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर बोलता है अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है, चाइना का हिस्सा है। फिर इधर अक्साई चीन वाले रीजन को लेकर इसी प्रकार से डिस्प्यूट्स को क्रिएट करता है। तो ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं चाइना बढ़ाता जा रहा है भारत के लिए। तो आई होप आप लोग यहाँ पर सीपैक समझ गए होंगे। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक हिस्सा है, जिसको 2013 में लॉन्च किया गया था। और कैसे काम करेगा ये मैंने आपको समझा दिया। दुनिया भर की कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करके उनको अपने जाल में फंसा कर ये चाइना ऐसी हरकतें कर रहा है। इस वजह से दुनिया भर के देश चाइना की इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की निंदा कर रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी। डेट ट्रैप पॉलिसी का मतलब है कि चाइना एक देश को उधार देता है, जब उसको मदद चाहिए तो उधार दे देगा। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, कितना पैसा इसको दे दिया श्रीलंका को कि श्रीलंका से अब वो पैसा चुकाया नहीं जा सकता। अब वो पैसा जब चुका नहीं पा रहा है तो अपनी ज़मीनें उठा कर यहाँ पर चाइना को रेंट पर दे रहा है, 100 साल के लिए, 150 साल के लिए। तो इसकी वजह से यहाँ पर हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं जो चाइना है वो अपना जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाला प्रोजेक्ट है उसको पूरी तरह से करने में सक्सेसफुल होता जा रहा है। ठीक है, यानी कि दुनिया भर की कंट्रीज़ को जोड़ता जा रहा है अपने इन्वेस्टमेंट की वजह से, यानी कि अपने डेट ट्रैप में फंसा कर, उधार देकर उस देश को फंसा लिया जाए। जैसे हालात चाइना के साथ में है, जैसे हालात यहाँ पर श्रीलंका के साथ में है, वैसे आपको पाकिस्तान के साथ में देखने को मिलेंगे। ऐसी सिचुएशन काफ़ी सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ में भी हो चुकी है, जहाँ पर चाइना ने दबाकर पैसों का इन्वेस्टमेंट किया है और अब यहाँ पर उनको उसी जाल में फंसा लिया है, क्योंकि वो देश लोन लेने के बाद लोन चुका ही नहीं पाते हैं। हालात उनकी इतनी बुरी हो जाती है कि लोन चुकाने के लिए भी उनको लोन लेना पड़ जाता है। तो यही यहाँ पर चाइना करता हुआ नज़र आ रहा है। इसी चीज़ की वजह से निंदा होती है कि चाइना कहीं ना कहीं डेट ट्रैप पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुका है। क्लियर हो गया। नौ अगला आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बोला जा रहा है 10 इंडियन लैंग्वेजेस हैं, है ना, जिसको टेक्निकल टर्म की जो डिक्शनरीज़ हैं उन लैंग्वेजेस के लिए लेकर आई जाएगी, जैसे बोडो, संथाली, दोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी, मैथिली और संस्कृत। ये कुछ ऐसी भाषाएं, 10 भाषा जो कि भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना उसका हिस्सा है ना। अब बोला यहाँ पर ये जा रहा है कि जितनी भी ये भाषाएं आपको देखने को मिल जाती हैं, ये भाषाओं में जब पढ़ाई करते हैं ना तो बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स आती हैं, बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स। तो बच्चा करता क्या, उस टेक्निकल टर्म को इंग्लिश में ही लिख देता है। तो वो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी हम क्या करने वाले हैं, यानी कि हमारे पास में एक बॉडी है CSTT करके, जिसका नाम है कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म्स को लेकर यहाँ पर जो बॉडी बनाई गई है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है। तो इन्होंने यहाँ पर काम किया, उन्होंने बोला कि 10 इंडियन लैंग्वेजेस वाली जो डिक्शनरीज हैं, ये डिक्शनरीज़ लेकर आई जाएंगी, जिसमें ये टेक्निकल टर्म्स लिखी हुई होंगी। इन्होंने बोला है कि हम जल्दी से क्या करेंगे, इस प्रकार की 10 भाषाओं में जो डिक्शनरी है वो लेकर आएंगे, जिसमें 5000 के आसपास वर्ड्स होंगे पर लैंग्वेज के हिसाब से, टेक्निकल टर्म्स वगैरह सब कुछ होंगी, जिससे बच्चों को सारी क्लैरिटी मिलेगी। वो अच्छे से सारी टर्म्स को यहाँ पर समझ पाएंगे कि कैसे उनको अपनी भाषा में वो टर्म्स को लिखना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो टास्क ये है वो यही है कि लगभग 15 चीज़ों को कवर किया जाए, जैसे जर्नलिज्म, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, साइकोलॉजी, उसके बाद में फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स, उसके बाद आयुर्वेदा, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। पहले इन सब्जेक्ट्स के ऊपर एक मेन फोकस करने वाले हैं, है ना। इनकी जो टर्म्स वगैरह इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा मेन फोकस किया जाएगा। और जो भी डिक्शनरीज़ लेकर आई जाएंगी वो डिक्शनरीज़ क्या करेंगे, स्टेट एजुकेशन बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, सभी जगह पर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी, बांट दी जाएंगी, ताकि जो ये टेक्निकल टर्म्स हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं, उसको यहाँ पर आराम से कवर किया जा सके।
ना ये काम किया जा रहा है कौन सी बॉडी के थ्रू, CSTT के थ्रू। तो CSTT क्या है और थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं। इस बॉडी को बनाया गया था 1 अक्टूबर 1961 में। प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बेसिस पर यहाँ पर इस बॉडी को बनाया गया। आज के समय में जो ये CSTT है ना, ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर में काम करता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जब बात करेंगे मंत्रालय की तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जब बात करेंगे डिपार्टमेंट की तो वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है। ठीक है, इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेन ऑब्जेक्टिव है जो स्टैंडर्ड, जो थोड़ी डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं उसको यहाँ पर थोड़ा सा इवॉल्व कर लेकर आना है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका प्रॉपर यूज़ कैसे करना है उसके बारे में जो ये CSTT है, दैट इज़ कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, ये हमें बताने का काम करता है। ये जो कमीशन है इसका मेन मकसद है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ में कोलैबोरेट करना, जो टेक्स्ट बुक बोर्ड्स होते हैं जो किताबें छापते हैं उनके साथ में कोलैबोरेट करने का यहाँ पर काम करना। ठीक है, अब मिलकर काम करने का मकसद क्या है कि जो भी इंग्लिश वाली किताबें हैं उनको लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना, लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके उनको प्रोवाइड करवाना, वो यहाँ पर ये कमीशन का मेन काम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ इस आर्टिकल को भी आप लोग GS पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ इन प्रेग्नेंट वुमेन बेनिफिट्स इन्फेंट फाइंड स्टडी। एक स्टडी की गई है और उस स्टडी के अंदर में, उस रिसर्च में पाया गया है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उन प्रेग्नेंट महिलाओं का अगर डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट टाइम पर कर लिया जाए, क्योंकि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं ना, ज़्यादातर महिलाओं को डायबिटीज़ हुआ होता है। ठीक है, और जिसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस के नाम से जानते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में डायबिटीज़ हो जाना। तो उस डायबिटीज़ को स्टार्टिंग में ही पता लगाना और उसको अच्छे से ठीक कर देना, और अगर वो यहाँ पर प्रॉब्लम ठीक हो जाती है डायबिटीज़ की, तो बाद में जब लास्ट में जब बच्चा पैदा होता है तो वो जो बेबी है वो थोड़ा हेल्दी बेबी होगा, यानी कि उसी बेबी को थोड़े फ़ायदे मिलेंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर यहाँ पर प्रेग्नेंट वेमेन में डायबिटीज़ को रोक लिया जाता है तो उसके फ़ायदे डायरेक्टली बच्चे के ऊपर पड़ते हुए नजर आएंगे, ऐसा यहाँ पर स्टडी ने पब्लिश किया है। स्टडी ने यहाँ पर बोला है कि हमने खुद इन चीज़ों को परफॉर्म किया। 17 हॉस्पिटल, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, इंडिया, इन कंट्रीज़ के 17 हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी यहाँ पर इसके ऊपर जो रिसर्च है वो की जा चुकी है। और बोला ये गया है कि जो ट्रीटमेंट है जेस्टेशनल डायबिटीज़ का, यानी कि प्रेगनेंसी के समय में जो ये डायबिटीज़ हो जाती है महिलाओं को, अगर उसको टाइम पर ठीक कर दिया जाए तो उसके बेनिफिट्स डायरेक्टली बच्चे के ऊपर दिखाई पड़ते हैं, समय से पहले यहाँ पर आप इसको ठीक कर देते हो तो। ठीक है, बोला जा रहा है कि देखो हमने टेस्टिंग की गई और टेस्टिंग करने के बाद में ये पता लगा है कि 20 बच्चे पैदा हुए, उनमें से एक महिला का जो ट्रीटमेंट है वो कर लिया गया। अब ट्रीटमेंट करने के बाद में पता ये चलता है कि जो एक महिला का ट्रीटमेंट कर लिया गया था, जो वो महिला बच्चे को पैदा करती है, उस बच्चे के अंदर में जो प्रॉब्लम्स है, जो कॉम्प्लेक्सेशंस है वो थोड़े कम दिखाई पड़ते हैं। जैसे उस बच्चे के अंदर में जो ब्रोकन बोन्स होती हैं, यानी कि टूटी हुई हड्डी होती हैं, वो बहुत कमी से देखने को मिलती हैं, है ना, बहुत मुश्किल से होता है। नर्व्स के ऊपर कोई असर नहीं होता है। प्लस यहाँ पर जो बच्चा है, बच्चा होते समय यहाँ पर कह सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर ये जो ट्रीटमेंट है प्रॉपर ना हो, है ना, यानी कि इस डायबिटीज़ को ठीक ना किया जाए तो यही प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। बहुत बार पॉसिबिलिटीज़ ऐसी होती हैं कि बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस नज़र आते हैं, जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो कई बार जो हड्डियाँ होती हैं थोड़ी बहुत वो टूट जाती हैं, है ना, ब्रोकन बोन्स होती हैं, या नर्व्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, या बच्चा कह सकते हो बर्थ के समय पर स्टक हो जाता है, अटक जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। बट अगर यहाँ पर ट्रीटमेंट पहले ही हो जाए अच्छे से तो कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकती हैं। यानी कि जो ये नई चीज़ बताई गई है ना कि डायबिटीज़ को ठीक कर लिया जाए, तो ये गेम चेंजर है। यहाँ पर जो साइंटिस्ट है हमारा, उनका कहना है यहाँ पर ये पूरी तरह से गेम चेंजर है और ये स्टडी बहुत ज़्यादा आगे भी हेल्प करेगी। अभी हम लोग रिसर्च कर ही रहे हैं इसके ऊपर, आने समय पर और भी हम लोग जो डेटा है वो इसको लेकर आएंगे। फिर लास्ट में बोला गया कि अच्छी बात यह है कि स्टार्टिंग में अगर डायबिटीज़ को ठीक कर दिया जाए तो इससे बच्चे के ऊपर तो फ़ायदे दिखाई पड़ रहे हैं, उसके साथ साथ इसका कोई एडवर्स इफेक्ट भी नहीं है कि अगर कोई सोचेगा इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका कोई डिसएडवांटेज आपको नहीं देखने को मिलेगा। साथ में बोला गया कि जैसे कि यहाँ पर बच्चे को जब मदर को प्रेगनेंसी के समय पर अगर उसका डायबिटीज़ को थोड़ा ट्रीटमेंट दिया जाए तो इससे यहाँ पर जो बच्चा होता है ना, जब वो पैदा हो जाता है, जो बच्चे के बाद में जो पैदा होने के बाद में जो स्पेशल केयर उसको दी जाती है, वो स्पेशल केयर की भी यहाँ पर उसको इतनी कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। वो चीज़ें इस आर्टिकल में मेंशन की गई हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये अच्छे से क्लियर हो चुका है।
ना अब थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग डायबिटीज़ के बारे में। ऑब्वियसली यहाँ पे हम बात करें डायबिटीज़ की, तो जो डायबिटीज़ है खासकर प्रेग्नेंट वेमेन में जो होती है वो कौन सी होती है, प्लस टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, फटाफट इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा रेलिवेंट पॉइंट है और ये भी अक्सर लगातार न्यूज़ में आ रहा है, तो आपका जो रिविजन है आज इस टॉपिक को लेकर वो भी हो जाएगा। डायबिटीज़ बेसिकली एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है और ये होती कैसे है कि जब बॉडी जो है ना, बॉडी में हमारा एक हिस्सा है पेनक्रियास, जब वो पेनक्रियास इनफ इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करता। ध्यान रखना, पेनक्रियास का मेन काम क्या है, इंसुलिन को बनाना। और इंसुलिन क्या करता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो बोला यह जाता है डायबिटीज़ तब होती है जब बॉडी में जो पेनक्रियास है वो इंसुलिन नहीं बनाएगा। जब इंसुलिन बनाएगा ही नहीं तो बॉडी में इंसुलिन आएगा नहीं, और इंसुलिन का मेन काम क्या है, ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना। जब इंसुलिन बनेगा ही नहीं तो ब्लड शुगर लेवल कैसे कंट्रोल होगा, वो कंट्रोल होगा नहीं, तो इंसान को क्या हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी। एक तो कंडीशन ये होती है। दूसरा यहाँ पर तब हो जाता है डायबिटीज़ जब जो बॉडी है वो, यानी कि जो पेनक्रियास है हमारा, वो इंसुलिन बना तो रहा है लेकिन कह सकते हो कि उसका इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं हो पा रहा है, यानी कि जो बॉडी है ना वो इफ़ेक्टिवली यहाँ पर यूज़ नहीं कर पा रही है इंसुलिन को। ठीक है, तब भी यहाँ पर जो डायबिटीज़ वाली सिचुएशन है वो यहाँ पे नज़र आती है। अब डायबिटीज़ में भी दो प्रकार की होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। उससे पहले इस वाले पिक्चर को देख लो। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये बॉडी पार्ट, उसके बाद जो पेनक्रियास है हमारा वो इस प्रकार से आपको ये नज़र आता है। ठीक है, ये आपको ये पेनक्रियास देखने को मिलेगा, जो ये येलो कलर का स्ट्रक्चर है ये हमारा पेनक्रियास होता है। इसका मेन काम होता है इंसुलिन को बनाना। क्या बनाना, इंसुलिन बनाना। और अगर ये बॉडी मतलब इंसुलिन को बनाना बंद कर देगा तो इससे क्या होगा, हमारे बॉडी के जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, यानी डायबिटीज़ वाली सिचुएशन देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ यह है कि एक कंडीशन ये होती है कि इंसुलिन बना तो रहा होता है लेकिन हमारी बॉडी उस इंसुलिन को सही से यूज़ नहीं कर पा रही होती है, तो वो कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसी को हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। जब बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की, तो टाइप 1 डायबिटीज़ को हम लोग जुवेनाइल डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि टाइप 1 वाली डायबिटीज़ खासकर बच्चों में दिखाई पड़ती है, यानी कि 14 से 16 साल के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर ये नज़र आती है। और जब बॉडी सही से इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर रही होती है तो वही कंडीशन की वजह से डायबिटीज़ बच्चों में यहाँ पे नज़र आती है। क्लियर हो गया, मतलब ये थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। और जो दूसरी वाली डायबिटीज़ होती है वो है टाइप 2 डायबिटीज़। जैसे आप नॉर्मल तरीके से जो दुनिया भर में डायबिटीज़ लोगों को होती है ना, वो टाइप 2 वाली होती है। टाइप 2 में क्या होता है, जो बॉडी है वो सही से यहाँ पर इंसुलिन का यूज़ नहीं कर पा रही होती है। बॉडी इंसुलिन थोड़ा बहुत बना रही है बट यहाँ पर बॉडी इंसुलिन का यूज़ नहीं कर पा रही है। अब क्या होता है कि जो ये टाइप 2 डायबिटीज़ है किसी भी एज में हो सकता है, चाहे बच्चे को भी हो सकता है, बूढ़े को भी हो सकता है, या किसी नौजवान को भी हो सकता है। ठीक है, तो टाइप 2 और टाइप 1 का मतलब आप समझ गए। फिर आती है एक जेस्टेशनल डायबिटीज़, और जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है वो आपने अभी आर्टिकल में समझ लिया, यानी कि जब प्रेगनेंसी के समय पर जो डायबिटीज़ हो जाती है उसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। ये थोड़ी लेस सेंसिटिव होती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ ऐसा नहीं है हर एक महिला को हो जाए, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को हो जाती है, आपने ऐसा भी ध्यान रखना है। और बच्चे के जन्म के बाद में वो डायबिटीज़ धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर जन्म के साथ ही साथ यहाँ पर पहले ही रिजॉल्व कर लिया जाए तो उससे कितनी प्रॉब्लम ठीक हो सकती हैं वो हमने अभी इस आर्टिकल में एक स्टडी के दौरान जो चीज़ें बताई हैं वो हमने डिस्कस की हैं। सवाल यह है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है भी तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। देखो, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि किडनी, हार्ट, ब्लड वेसल्स, नर्वस सिस्टम, आइज़, सभी चीज़ें यहाँ पर कमज़ोर होने लगती हैं डायबिटीज़ की वजह से। अब डायबिटीज़ के पीछे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं क्यों एक इंसान को डायबिटीज़ हो जाती है। सबसे पहला रीज़न है अनहेल्दी डाइट, क्योंकि आज के समय में जो डाइट है वो लोगों की काफ़ी ज़्यादा, कह सकते हो कि तली भुना खाना, ज़्यादा खाना हो गया है ना, इस प्रकार की जो डाइट है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो अनहेल्दी डाइट ज़्यादा हो गई है, जहाँ पे फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है इन सब चीज़ों का, तो इसकी वजह से भी डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। दूसरा, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी एक ही जगह पर बैठे रहना, सारा काम करना, उसके बाद सीधा सो जाना। तो अगर डेली बेसिस पर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, बॉडी से कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे हो, तो उससे भी यहाँ पर डायबिटीज़ होना काफ़ी ज़्यादा, कह सकते हो, पॉसिबल हो जाता है। तो थोड़ा बहुत वर्कआउट करना यहाँ पर डेली बेसिस पर ज़रूरी हो जाता है अगर इन सभी बीमारियों से बचकर जाना है तो। फिर एक और कारण है वो है हार्मफुल यूज़ ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर लेना, एक हद से ज़्यादा, देखो कोई भी चीज़ अगर यूज़ की जाती है तो उसका नुकसान ही है। तो अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करने से भी यहाँ पे जो डायबिटीज़ है वो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। या फिर बॉडी का वेट काफ़ी ज़्यादा है, ओबेसिटी है, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ होने के चांसेस का ज़्यादा हैं। या तंबाकू का यूज़ कर रहे हो तो भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसे और भी कई सारे कारण देखने को मिल जाएंगे, कई सारे फैक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिसकी वजह से जो डायबिटीज़ है वो होती हुई नज़र आती है।
अब जब टाइप 1 टाइप 2 की जब बात करते हैं हम लोग, तो टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ती है, एक रेयरली देखने को मिलता है केसेस। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो ज़्यादातर लोगों में दिखाई पड़ जाती है। आपने इसके बारे में ज़रूर से ध्यान रखना है। सवाल यह है कि इन डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। देखो, ठीक करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ अपनी डायबिटीज़ को हमेशा मॉनिटर करना होगा, हमेशा ध्यान रखना होगा। यानी कि हर सप्ताह में, हर 4 दिन में आपने टेस्ट करना होगा कि आपका ब्लड शुगर लेवल किस लेवल पर है, कहाँ पर है। ठीक है, तो चेक करते करते यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपना डाइट को मेंटेन करना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, चीनी थोड़ा कम लेना, है ना। मतलब कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर अपने बॉडी को यहाँ पर मेंटेन करना होगा। तो कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको असर दिखाई पड़ेगा कि हाँ अभी भी है, अभी भी है। चेक करते रहोगे ना तो पता चलता रहेगा कि हाँ यार अभी भी है डायबिटीज़, अभी भी है। फिर क्या होगा, जब आप सही से यहाँ पर सारी प्रिकॉशंस ले रहे हो, थोड़ा बहुत सही होने लगेगा, तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने लगेगी कि हाँ यार अब थोड़ा बहुत सही हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ट्रीटमेंट पहला है, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, लगातार यहाँ पर देखना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर यह है कि आर्टिफिशियल पेनक्रियास में, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है कि कई सारे केसेस में क्या होता है कि जो पेनक्रियास है वो इंसुलिन को नहीं बना रहा है, तो आर्टिफिशियल पेनक्रियास लगा दिया जाए। आर्टिफिशियल पेनक्रियास क्या कर सकता है, ये ऑटोमेटिकली इंसुलिन को डिलीवर करेगा जब जब बॉडी के अंदर ज़रूरत होगी। जब जब बॉडी को इंसुलिन की ज़रूरत होगी, आर्टिफिशियल पेनक्रियास क्या कर देगा, आर्टिफिशियल पेनक्रियास क्या करेगा, उस इंसुलिन को यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिलीवर करने का काम करेगा। तो उस इंसुलिन का यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। अब डायबिटीज़ को लेकर सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव स्टार्ट करे हैं, जैसे एक इनिशिएटिव है NPCDCS। और आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, NPCDCS का नाम बदल दिया गया है, कल ही इसका नाम बदला है, तो फटाफट बता दो क्या नाम बदल के रखा गया। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि NPCDCS का अब ये नाम नहीं रह गया, नाम इसका चेंज हो चुका है। फटाफट बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में इसका नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग वर्ल्ड डायबिटीज़ डे को भी ऑब्जर्व करते हैं। हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि हम लोग थोड़ा इसके बारे में अवेयरनेस फैला सकें, जागरूकता फैला सकें, लोगों को बता सकें डायबिटीज़ के बारे में। ठीक है, बाकी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने भी यहाँ पर कई बार कोशिश की हैं, और ये भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो दुनिया भर में डायबिटीज़ के केसेस हैं उनसे लड़ा जा सके। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको कुछ सॉल्यूशंस देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो पूरी प्रॉब्लम है वो सब कुछ मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो आज के सेशन में दोस्तों बस इतना सही है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर चीज़ें नहीं है, बस खाली हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग कुछ डेटा था जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया है। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करेंगे पहले अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व। एक सेकेंड रुक जाओ। जो प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि FRP यानी कि जो फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस है शुगर केन को लेकर, उसको कौन अप्रूव करता है, तो इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि CCEA। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स क्या करता है, शुगर केन के ऊपर फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस को अप्रूवल देने का काम करता है। ना इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।